नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर के अंदर अव्यय या अभिकारी शब्द। अव्यय और अभिकारी शब्द का जो टॉपिक है वो हमारी लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर होता है और इसके अंदर से आपको छोटे छोटे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। छोटे छोटे प्रश्न इसमें से इस प्रकार के आते हैं कि प्रश्न बहुत छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें जो परीक्षा देने वाले जो परीक्षार्थी हैं वो थोड़े से भ्रमित इसके अंदर हो जाते हैं। तो अपन को थोड़ी सी नॉलेज जो है वो अव्यय की ऐसी होनी चाहिए जो हमारा प्रश्न आसानी से हो जाए और गलत ना हो। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि अव्यय होता क्या है। अव्यय के बारे में अपन को सबसे पहले इसका अर्थ पढ़ना है कि अव्यय होता क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अव्यय, या इसको अपन अभिकारी शब्द भी अपन इसको क्या है बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारी शब्द। अभिकारी और अव्यय दोनों क्या है हमारे एक ही होते हैं। अव्यय और अभिकारी दोनों एक ही शब्द माने जाते हैं और इसका अपन को यदि अपन एक शाब्दिक अर्थ के रूप में यदि अपन देखते हैं यहाँ पर, तो अव्यय अव्यय जो है इसमें अपन ए और व्यय, ये दो शब्द यहाँ पर अपन के जो है ए और व्यय दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। ए व्यय का मतलब होता है, ए क्या है? बिना के लिए आता है। ए किसके लिए आता है? बिना के लिए आता है। और ये हो गया आपका व्यय का मतलब होता है खर्च, बिना खर्च के, जिसको खर्च नहीं किया जाए या जिसको हम व्यय ना करें, जो परिवर्तित ना हो। व्यय का मतलब सीधी सी बात है, जैसे माना कि हमारे पास में 100 रुपये थे और 100 रुपये को हमने उसमें से 10 रुपये खर्च कर दिए, तो ये 10 रुपये खर्च होने के बाद में ये 90 आपके पास में रह गए। कितने रह गए? 90। लेकिन यदि मैं 100 रुपये को खर्च नहीं करूं तो ये 100 के 100 मेरे पास रहेंगे, मतलब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ये तो अपन को अव्यय इसका अर्थ से मतलब है। लेकिन यदि अपन इसको हिंदी की दृष्टि से देखें तो हमारे पास में लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल, ये 5 टॉपिक ऐसे होते हैं, 5 बिंदु ऐसे होते हैं जो हिंदी में शब्दों को प्रभावित करते हैं। जैसे माना कि आपने लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, कोई भी सेंटेंस पुल्लिंग में लिखा हुआ है, यदि आपको उस सेंटेंस को स्त्रीलिंग में ट्रांसफर करना है, परिवर्तित करना है, या आप उसका लिंग परिवर्तित कर देते हो, तो बाकी की जो क्रिया है या अन्य शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना? यदि आपने वचन चेंज कर दिया, पुरुष चेंज कर दिया, कारक चेंज कर दिया, काल चेंज कर दिया, तो वाक्य के अंदर आपको क्या हो जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। जैसे माना कि यदि अपन बात करते हैं, इसका मतलब आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, मतलब समझ में आ जाएगा आपके लिए ये टॉपिक ही पूरा आसान हो जाएगा। जैसे माना कि मेरे पास में यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देता हूँ, जैसे कि घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है। फिर मैंने इसी सेंटेंस को स्त्रीलिंग में लिख दिया, घोड़ी तेज दौड़ती है। इसी सेंटेंस को मैंने बहुवचन में लिख दिया, घोड़े तेज दौड़ते हैं। अब मैंने यहाँ पर आपको 3 तरह के सेंटेंस लिखे। यहाँ पर ये क्या है? पुल्लिंग है, ये मैंने स्त्रीलिंग में लिखा है, और ये मैंने बहुवचन में लिखा है। एक वचन से इसको मैंने बहुवचन में लिखा है। ठीक है? यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, 3 शब्द इसके अंदर है आपकी सहायक क्रिया है। अब यहाँ पर हमने जैसे ही घोड़ा को घोड़ी में परिवर्तित कर दिया, मतलब पुल्लिंग से आपने सेंटेंस को स्त्रीलिंग में ट्रांसफर कर दिया, तो हम देखते हैं कि घोड़ा के स्थान पर घोड़ी हो गया, तेज के स्थान पर तेज ही रहा, दौड़ता के स्थान पर दौड़ती हो गया, है के स्थान पर है रहा। मतलब आप देखेंगे कि ये शब्द जो है वो आपका चेंज हो गया, ये आपका चेंज नहीं हुआ, और ये भी आपका चेंज हो गया। यदि मैंने इसको बहुवचन में ट्रांसफर कर दिया तो घोड़ी के स्थान पर घोड़े हो गया, तेज के स्थान पर तेज ही रहा, दौड़ती के स्थान पर दौड़ते हो गया। कुल मिलाकर कुछ शब्द ऐसे जो होते हैं कि हमारे लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष
ये जो 5 बिंदु हमारे होते हैं, इनके आधार पर या इनके परिवर्तन से प्रभावित होते हैं, बदल जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो परिवर्तित नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं। तो जो बदल जाते हैं वो तो आपके विकारी होते हैं, और जो नहीं बदलते हैं वो आपके अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि तेज शब्द पुल्लिंग के साथ भी ऐसा ही था, स्त्रीलिंग के साथ भी ऐसा ही है, और बहुवचन के साथ भी ऐसा ही है, एक वचन के साथ भी ऐसा ही रहेगा। आप कोई भी काल में लिखो, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, जो भी है, आप कोई भी कारक के साथ लिखो, कोई भी पुरुष के साथ लिखो, आपको तेज जो है वो तेज का तेज ही रहेगा। कहने का मतलब ये आपका क्या है, अव्यय शब्द है। ये क्या है आपका, अव्यय शब्द है। कौन सा शब्द है, अव्यय शब्द है। ठीक है, यहाँ पर अपन ने जैसे एग्जाम्पल अब, यहाँ, वहाँ, क्यों, लेकिन, तथा, अरे, धीरे धीरे आदि, ये आपके क्या है, सब अव्यय शब्द है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अव्यय के मुख्य रूप से भेद कितने हैं। अव्यय के भेद कितने हैं, यहाँ पर अपन ने अव्यय के भेद भी लिखे हैं। अव्यय देखिए मुख्य रूप से 4 होते हैं, लेकिन अपन को ये 5 निपात भी जो है वो अव्यय होता है। पहले आपके क्रिया विशेषण होते हैं, संबंध बोधक होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं, विस्मय बोधक होते हैं, और एक निपात होते हैं। ये आपके 5 अव्यय हैं। क्रिया विशेषण भी कभी चेंज नहीं होते हैं, संबंध बोधक शब्द जो है वो चेंज नहीं होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द चेंज नहीं होते हैं, विस्मय बोधक चेंज नहीं होते हैं, और निपात भी चेंज नहीं होते हैं। तो चलिए हम एक एक के बारे में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया विशेषण की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं अपन, क्रिया विशेषण। आपको पता है कि विशेषण शब्द जो होता है, विशेषण शब्द का मतलब होता है विशेषता बताना। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताना। ये क्रिया शब्द आपके साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये किसकी विशेषता बताएगा, क्रिया की। ये जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और विशेषण जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये अपन को यहाँ पर एक शब्द, ये अव्यय शब्द जो है ये आपको जोड़ना है जरूर। अव्यय शब्द मतलब क्रिया विशेषण कौन से शब्द होते हैं, अव्यय शब्द। तो जो अव्यय शब्द आपको क्रिया की विशेषता बताएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर अपन ने उदाहरण लिखा कि राम धीरे धीरे चलता है, वह आ जाएगा, बच्चा बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे जो है वो आपका क्रिया विशेषण है, आज जो है वो क्रिया विशेषण है, और तेज जो है यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण है। ठीक है ना, तेज हमें अभी हमने पढ़ा है। आप दौड़ता है, दौड़ती है, दौड़ते हैं, तेज के साथ आप कुछ भी लगाओ तेज का तेज रहेगा। आज आएगा, आज आएगी, आज आएंगे, ठीक है ना, कोई भी अपन सेंटेंस जो है कैसा भी बनाएंगे आज का आज ही रहेगा। और धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे भी आपका ये पांचों स्थिति में, लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष, सब स्थितियों में कोई भी चेंजेस करोगे तो आज का आज ही रहेगा। तो ये आपके क्रिया विशेषण हो गए। एक शब्द और यहाँ पर अपन को आता है प्रक्रिया विशेषण। प्रक्रिया विशेषण, प्रक्रिया विशेषण जो होते हैं ये क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। देखिए क्रिया विशेषण जो होता है ये क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, लेकिन जो प्रक्रिया विशेषण होता है ये क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिख रखा है, देखो बच्चा बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज आपका क्रिया विशेषण है, जबकि ये बहुत जो है वो तेज की विशेषता बता रहा है। तो ये आपका क्या है, ये आपका प्रक्रिया विशेषण है। ये आपका क्या है, ये आपका प्रक्रिया विशेषण है। ठीक है ना, जो विशेषण, वो जो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है वो प्रक्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, चलिए विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद अपन को यहाँ पर पढ़ने। क्रिया विशेषण के आपको पता है कि मुख्य रूप से 4 भेद हमारे क्रिया विशेषण के हैं, और उनमें से सबसे पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण का मतलब है जो क्रिया के कार्य काल को बताए, समय को बताए, आपको क्रिया कौन से समय पर संपन्न हो रही है, यदि वो क्रिया के समय का बोध करा रहा है तो वो आपका क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ये समय का बोध कराते हैं, और समय भी किसका, क्रिया का। समय किसका, क्रिया के समय का बोध कराते हैं। यहाँ पर जैसे आपको उदाहरण दिए गए,
जैसे माना कि आपको समय का मतलब ये भी नहीं आएगा कि 2 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 1 बजे, ऐसे नहीं आएगा। आपको आएगा आज, कल, परसों, सुबह, शाम, प्रातः, संध्या, रात, ऐसे दोपहर, ऐसे समय यहाँ पर जो है वो आपको आते हैं। यहाँ पर जैसे आपको दिया गया कि आज, आज क्या है, ये एक समय है। आज क्या है, ये एक समय है। आज भी आपका क्या है, आज आपका समय है, कल आपका समय है, ठीक है ना। ये आपका अभी, अभी, ठीक है ना। तब, प्रतिदिन, हमेशा, ये आपके क्या है, समय को सूचित करने वाले शब्द हैं। ये समय को बताने वाले शब्द हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे हमने सेंटेंस में अपन एक लिख सकते हैं कि वह आज आएगा। आज आएगा मतलब आज क्या है, ये समय है आपका। एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का मतलब है कि जिस स्थान पर क्रिया संपन्न हो रही है उस स्थान का बोध ये कराते हैं, स्थान का बोध कराते हैं। तो कैसे कैसे बताएंगे आपको। जैसे यहाँ अपन ने कहा कि यहाँ बैठ जाओ, तो बैठने की क्रिया हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। वहां खड़े हो जाओ, तो वहां पर हम खड़े होने की क्रिया कर रहे हैं। तो ये स्थान हो गया, बाहर, भीतर, आगे, पीछे। जैसे यहाँ पर पुस्तक यहाँ रखो, ये हमने एक सेंटेंस के अंदर इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। पुस्तक यहाँ रखो, यहाँ रखो मतलब एक स्थान की तरफ हम क्या कर रहे हैं, एक बता रहे हैं कि इस स्थान पर इस पुस्तक को रख दो। तो यहाँ ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये कार्य करने की रीति का बोध कराएगा। रीति मतलब तरीका, कार्य किस तरीके से हो रहा है, कार्य कौन से ढंग से हो रहा है। आप तरीका बोल लो इसको, चाहे रीति बोल लो, चाहे इसको ढंग बोल लो। कौन से ढंग से कार्य हो रहा है, कौन सी रीति से कार्य हो रहा है, कौन से तरीके से कार्य हो रहा है, जहां पर ये बताया जाए वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे यहाँ पर अपन यदि बात करते हैं उदाहरण की, एग्जाम्पल की, जैसे धीरे, माना कि कोई व्यक्ति चल रहा है, तो हमने कहा कि भाई धीरे धीरे चल रहा है, तो चलने की रीति है, ये चलने का तरीका है। वो व्यक्ति कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। माना कि इसी जगह पर हम शब्द लिखते हैं तेज। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि घोड़ा तेज दौड़ता है, तो दौड़ने की रीति है तेज, दौड़ने का तरीका है तेज। तो ये तेज क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, क्रिया विशेषण होगा रीतिवाचक। जल्दी, है ना, जल्दी, ये भी क्या है, कार्य करने का या क्रिया करने का क्या है, तरीका है, कार्य करने का तरीका है। सावधानी से, जैसे हमने कहा कि सड़क पर सावधानी से चलना चाहिए, तो आपको चलने के लिए हम एक तरीका बता रहे हैं। कौन सा तरीका, कि आपको सावधानी से चलना चाहिए। आराम से, हमने क्या, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ, लेकिन कैसे बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, कैसे बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। तो ये बैठने का क्या हो गया, तरीका हो गया। जैसे माना कि यहाँ पर लिख दिया कि वह धीरे बोलता है, वह धीरे बोलता है, तो ये क्या है, बोलने का तरीका है। एक आपका होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या होता है, परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है माप तोल, मात्रा। परिमाणवाचक किसके लिए आता है, मात्रा के लिए आता है। और कैसे मात्रा बताएगा, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, ऐसे मात्रा नहीं बताएगा। ये बताएगा बहुत, कम, अधिक, थोड़ा, काफी, ऐसे शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन बहुत काफी जगह पर आता है, लेकिन जहां पर आपको मात्रा का बोध करा रहा है, बहुत बहुत शब्द यदि आपके किसका बोध करा रहा है, मात्रा का बोध करा रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण करना है। और यदि वो मात्रा का बोध नहीं करा रहा है, यदि किसी अन्य संख्या है या कुछ और है, तो वहां पर परिस्थिति के अनुसार अपन को देखना पड़ेगा। जैसे माना कि यहाँ पर अपन देखते हैं सेंटेंस में कि उसने बहुत मेहनत की। अब ये बहुत क्या है, ये मेहनत करने की जो मात्रा है, मेहनत करने की क्या है, मात्रा, कि हमने बहुत मेहनत की। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। ये क्रिया विशेषण जो है वो आपके 4 होते हैं। इसके बाद आपका दूसरा है अव्यय संबंध बोधक अव्यय। दूसरा अव्यय कौन सा आएगा आपका, संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों से बताते हैं। आपको माना कि एक सेंटेंस दिया, आपको क्या दिया, एक सेंटेंस, और एक सेंटेंस के अंदर जो आपके संज्ञा या सर्वनाम है वो
दूसरे शब्दों के साथ में किस प्रकार संबंधित हैं, दूसरों शब्दों के साथ में वो कैसे संबंध रखते हैं, क्या संबंध रखते हैं, तो इस को बताने वाले जो शब्द होते हैं, इस संबंध को बताने वाले शब्द जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं के ऊपर, के नीचे, के पास, के सामने, के पीछे, के साथ, के बिना, के कारण, तक से। जैसे आप सेंटेंस में देख लीजिए कि पुस्तक मेज पर है, पुस्तक कहाँ पर है, मेज पर है, या पुस्तक मेज के ऊपर है ना। तो ये क्या है, मेज और पुस्तक दोनों में एक संबंध है कि मेज नीचे है और पुस्तक मेज के ऊपर है, तो ये क्या हो गया, संबंध हो गया। राम घर के सामने खड़ा है, राम घर के सामने खड़ा है, अब वो कहाँ खड़ा है, घर के सामने खड़ा है, तो घर में और राम में ये संबंध है कि राम के सामने घर है और घर के सामने राम है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आमने सामने, ये क्या हो गया, संबंध हो गया। वह मित्र के साथ गया, वह मित्र के साथ गया, किसके साथ गया, वो मित्र के साथ गया, तो मित्र में और उसमें ये साथ जाने का जो है क्या है, एक संबंध है कि मित्र जो है उसके साथ है दूसरे के साथ, और दूसरा जो है वो मित्र के साथ है। तो यदि आपको ऐसी कोई स्थिति आ जाती है कि आगे, के पीछे, के बाएं, के दाएं, के इधर, के पीछे, के सामने, ऐसा कोई भी शब्द यदि आपको आ जाए, आप उसको आंख बंद करके और आप क्या कर दो, उसको संबंध बोधक अव्यय कर दो, क्या कर दो, संबंध बोधक अव्यय कर दो। अगले आते हैं आपके समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय का मतलब होता है, समुच्च का मतलब होता है जोड़ना, समुच्च का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जोड़ना, जैसे आपको जोड़ना क्या है, दो सेंटेंस जोड़ सकते हो, दो वाक्य जोड़ सकते हो, दो शब्द जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर हमने लिखा कि जो दो शब्दों और वाक्यों या पदों को जोड़ते हैं, दो शब्दों को, वाक्यों को या पदों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे और, तथा, एवं, व, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, या, क्योंकि, इसलिए, ठीक है ना। और, तथा, एवं, व, लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, क्योंकि, इसलिए, अथवा, या, ऐसे शब्द यदि आपको दो सेंटेंस के मध्य आपको आ रहे हैं, दो आपके शब्दों के मध्य में आ रहे हैं, तो उस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। वाक्य में जैसे राम और श्याम आए, राम और श्याम आए, यहाँ पर आपने देख लिया कि राम और श्याम क्या थे, दो शब्द थे, राम और श्याम, राम अलग है, श्याम अलग है, लेकिन दोनों के बीच में क्या आ गया, और, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। अब इस और को आप चाहे राम और श्याम मतलब पुल्लिंग के साथ लगाओ, आप स्त्रीलिंग के साथ लगाओ, आप एक वचन के साथ लगाओ, आप बहुवचन के साथ लगाओ, आप किसी के साथ भी लगाओ, कोई से भी काल के साथ लगाओ, ये और का और ही रहेगा। मैं गया लेकिन वह नहीं आया, ये लेकिन शब्द जो है, ये मैं गया और वह नहीं आया, ये दो सेंटेंस हैं, दो वाक्य, एक वाक्य यह है, एक वाक्य यह है, ये दोनों ही वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। आपको पता है ये संयुक्त वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। कौन से वाक्यों को जोड़ते हैं, ये संयुक्त वाक्यों को जोड़ते हैं, संयुक्त वाक्यों को, समुच्चय बोधक शब्द किसको जोड़ते हैं, ये संयुक्त वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समुच्चय बोधक जो शब्द हैं आपके, इनके प्रकार होते हैं, जैसे समान अधिकार, समान अधिकार मतलब यदि थोड़े से भी सेम शब्द हैं आपके, समान अधिकार वाले हैं, जैसे अपन को कोई भी नाम है, कोई भी शब्द है, और उनको हम अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं, अलग अलग है, वो दोनों सेम, मतलब जैसे हमने ऊपर लिखा राम और श्याम, तो राम अलग है, श्याम अलग है, लेकिन दोनों क्या है, नाम है, दोनों क्या है, नाम है, तो उनकी और, तथा, एवं, अथवा, या ऐसे अपन शब्दों का यूज है वो कर सकते हैं। और जो व्यधिकरण होते हैं, व्यधिकरण में क्या होता है, एक चीज दूसरे से कनेक्शन में होती है, जैसे मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि बीमार था, तो मैं स्कूल नहीं गया उसका क्या है, एक कारण है कि मैं बीमार था, मतलब इसका और उससे क्या है, एक कनेक्शन है, ठीक है। मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया, तो ये यदि तो है ना, यदि ऐसा होता तो वैसा हो जाता है ना, ताकि, यद्यपि, तथापि, ऐसे शब्द जो आपके आते हैं ये व्यधिकरण के अंदर आपके पूछे जाते हैं, ये व्यधिकरण के अंदर आते हैं।
आगे हमारा जो है वो है विस्मय बोधक अव्यय। विस्मय बोधक अव्यय जो है वो आपके 4 परिस्थितियों के अंदर आपके आते हैं, जो अचानक उत्पन्न होने वाले भावों को व्यक्त करे, जो अचानक, ठीक है ना। विस्मय बोधक जो होते हैं वो अचानक उत्पन्न होने वाले शब्दों, अचानक उत्पन्न होने वाले कैसे, जैसे आपको यहाँ पर जो है वो 4 स्थिति यहाँ पर आपको दिखाई जाएगी। 4 स्थिति कौन कौन सी आती है वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। 4 स्थिति, जैसे यदि आपको हर्ष हो रहा है, ज्यादा खुशी हो रही है, शोक हो रहा है, यदि आपको घृणा है ना, यदि आपको घृणा हो रही है, या आपको आश्चर्य हो रहा है, क्या हो रहा है, ये 4 चीज जो है वो आपकी विस्मय बोधक से संबंधित होती है। हर्ष, जैसे आपको बहुत ज्यादा खुशी हो गई, आपने कोई चीज देखी, अचानक से आप ताजमहल गए, ताजमहल को आपने देखा और अचानक से देख करके आपको बहुत खुशी, अरे वाह, ठीक है ना। इसकी सबसे बड़ी पहचान जो है वो ये है कि इसके शब्द के पीछे ऐसा लगा होता है, विस्मय बोधक चिन्ह लगा होता है। किसके पीछे? बाकी के पीछे नहीं होता है, शब्द के पीछे होता है, शब्द के बाद होता है। जैसे यहाँ पर अरे, जैसे मैंने अरे शब्द लिखा, अरे शब्द के बाद ही मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे माना कि मैंने लिखा अरे यह क्या हो गया, अरे यह क्या हो गया। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो है अरे के बाद में आपका ये जो विस्मय बोधक चिन्ह है वो यहीं पर आपका यूज हो जाएगा, है ना। ओहो, हाय, शाबाश, छी, आहा, ये आपके ये 4 जो हैं भाव व्यक्त करते हैं। कोई हर्ष का भाव व्यक्त कर रहा है, कोई शोक का भाव व्यक्त कर रहा है, कोई घृणा या नफरत का भाव व्यक्त कर रहा है, कोई आश्चर्य का भाव यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। ऐसे आपको जो है ये शब्द इसके अंदर यूज होते हैं। जैसे वाक्य में यदि अपन बात करें, वाह क्या बात है, अब देखो अपन को इतना सरल ढंग से इसको पहचान सकते हो आप। पहचानने में है क्या, बाह, बाह के बाद में आपका लग रहा है क्या, विस्मय बोधक चिन्ह। तो आपसे कोई पूछता है कि भाई ये कौन सा अव्यय है, तो हम आराम से बता देंगे कि ये विस्मय बोधक अव्यय है। हाय मेरा पैर टूट गया, हाय मेरा पैर टूट गया, आपको अपन को हाय से मतलब है। आगे क्या लिखा है, हाय के बाद में विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये क्या है, आपका विस्मय बोधक अव्यय है। अब हमारे आ जाते हैं निपात। निपात जो होते हैं, जो शब्द वाक्य में विशेष बल या अर्थ प्रदान करते हैं, जो विशेष बल देते हैं वाक्य के अंदर, आपको ये अलग प्रकार का एक विशेष बल देने का काम करते हैं। या जैसे यहाँ पर जैसे हमने लिखा ही, जैसे हमने लिखा ही, ये क्या है कि ही और भी, ही और भी, जैसे मैं ही जाऊंगा, मैं ही जाऊंगा, है ना, मैं भी जाऊंगा, मैं ही जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। मतलब ये जो ही है, ये जो ही है, ये क्या करता है, बल देता है। क्या देता है ये, बल। अब बल दे रहा है कि नहीं, मैं ही जाऊंगा, ही, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, तो ये क्या है, बल देता है। जैसे आपको यहाँ पर ही, तो, ही भी, तो, मात्र, केवल, भर, तक, ऐसे जो शब्द हैं ये आपके निपात के रूप में आते हैं। ये सेंटेंस में जो भी कार्य है उस कार्य के ऊपर ये क्या है, बल देने का काम करते हैं। क्या देने का काम करते हैं, बल देने का काम करते हैं, और ये एक विशेष अर्थ जो है उसके सेंटेंस में प्रदान करते हैं। यहाँ पर जैसे अपन ने वाक्य में यहाँ पर देख लिया कि राम ही जाएगा। अब देखो राम ही जाएगा, देखो इसमें बल है, एक शक्ति है कि राम ही जाएगा, मतलब केवल राम ही जाएगा। और यदि मैं भी चलूंगा, यदि भी आ गया तो मैं भी चलूंगा, मतलब आप तो जा ही रहे हैं, आप जाओ, या आप किसी भी काम को कर रहे हैं, करिए, लेकिन मैं भी करूंगा उस काम को, ठीक है। वह केवल पढ़ता है, तो केवल शब्द जो है वो बलपूर्ण है, यहाँ पर केवल पढ़ता है, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर जैसे हमने कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी आपके लिए यहाँ पर लिखे, जैसे आज आपको पता है कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया के होने का समय बता रहा है,
क्रिया के होने का क्या बता रहा है, समय बता रहा है। यहाँ ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया के होने का अपन को क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है कि क्रिया यहाँ पर हो रही है। धीरे, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, जो कार्य करने का तरीका बता रहा है। बहुत, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। बहुत क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ये मात्रा बता रहा है, क्या बता रहा है, मात्रा, किसकी, क्रिया की, क्योंकि ये समुच्चय बोधक है, ये शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। लेकिन ये भी शब्द या वाक्यों को जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय है। और ये भी आपके जोड़ने का काम करते हैं, ये भी समुच्चय बोधक अव्यय है। पर, टेबल पर, कमरे पर, छत पर, है ना, ये सब क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। के साथ, ये भी संबंध बोधक अव्यय है। अरे, अब इसमें क्या है कि अपन को यहाँ पर प्रश्न विस्मय बोधक चिन्ह भी यहाँ पर लगा हुआ आएगा, ठीक है ना। अरे, वाह, ठीक है ना, ये आपके क्या है, विस्मय बोधक अव्यय है। ही, भी, केवल, ये आपके क्या है, निपात है, जो हमने यहाँ पर अभी पढ़े। ये क्या है, विशेष बल देते हैं सेंटेंस में और विशेष अर्थ यहाँ पर प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके अव्यय हैं। ज़्यादा बड़ी नॉलेज इसके अंदर आपको ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा इसमें पढ़ने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। कंसेप्ट को समझ लो, इन शब्दों का मतलब समझ लो, कौन कौन से जो आपके अव्यय हैं उनका मतलब समझ लो कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका आधार क्या है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, आराम से आपका टॉपिक जो है वो हल हो जाएगा। आगे इसके हम क्वेश्चंस लेकर जो है वो आपको हम आएंगे लाइव के द्वारा। लाइव हम आपकी क्लास रखेंगे, उसमें हम टॉपिकों के क्वेश्चन रखेंगे, तो वहाँ पर आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। उससे पहले आप इसको थोड़ा सा पढ़ें। प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाने वाला लगभग टॉपिक है। तो आप इसको पूरा वीडियो देखें, आराम से इसको पढ़ें और आराम से इसको समझें। यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक और कमेंट कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जितने भी लोग आपके कनेक्ट हैं उनको सबको आप इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।